साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के पीटी 365 के तहत पीटी 365 की राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग इसका जो चौथा टॉपिक है न्यायपालिका से संबंधित जो भी करंट अफेयर उनको यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विधि के शासन रूल ऑफ लॉ की। तो चर्चा में यह इसलिए आया क्योंकि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने विधि के शासन रूल ऑफ लॉ पर एक व्याख्यान दिया तथा उन्होंने इसका समर्थन करते हुए कहा कि विधि का शासन और कुछ नहीं बल्कि मनुष्यों की सभ्यता का इतिहास है। अब विधि का शासन है क्या, रूल ऑफ लॉ है क्या? तो देखिए, एवी डायसी के अनुसार विधि के शासन का आशय स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रभाव के विपरीत नियमित विधि की पूर्ण सर्वोच्चता या प्रभुत्व से है। इसमें स्वेच्छाचारी या व्यापक विवेकाधीन शक्तियों के अस्तित्व का अभाव होता है। जिस देश में न्याय और समानता के आदर्शों को आत्मसात करने वाली विधियों का शासन है उसे विधि के शासन द्वारा शासित देश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रोफेसर डायसी के अनुसार विधि के शासन के 3 सिद्धांत शामिल हैं, या विधि के शासन में 3 सिद्धांत शामिल हैं। कौन सा? देखिए, विधि के शासन सिद्धांत की उत्पत्ति प्राचीन रोम में प्रथम गणतंत्र के गठन के दौरान हुई थी। तब से इसे यूरोप में कई मध्ययुगीन विचारकों जैसे कि हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो द्वारा प्रचारित किया गया है। भारतीय दार्शनिकों जैसे कि चाणक्य ने विधि के शासन का समर्थन यह वर्णित करते हुए किया कि राज्य का शासन शासक या लोगों के मनोनीत प्रतिनिधियों द्वारा नहीं बल्कि विधि द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। विधि का शासन फ्रांसीसी वाक्यांश ला प्रिंसिपल डा लीग लाइट से ग्रहण किया गया है। इसका आशय है विधि के सिद्धांतों या वैधता के सिद्धांतों पर आधारित सरकार से है। तो देखिए, विधि के शासन के जो 3 सिद्धांत हैं, कौन सा है? पहला है विधि की सर्वोच्चता, दूसरा है विधि की समता, तीसरा है विधिक भावना की प्रधानता। तो विधि की सर्वोच्चता में क्या है? कानून के स्पष्ट उल्लंघन के मामले के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तीसरा, संविधान विधिक न्यायालयों द्वारा परिभाषित और लागू किए गए व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है। अब आगे चर्चा करने से पहले हम लोग विधि के शासन के महत्व को देख लेते हैं। तो देखिए, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है, शक्ति के मनमाने उपयोग पर रोक लगाता है, मूल अधिकारों और मानवाधिकारों की सुरक्षा करता है, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। अब हम बात करते हैं विधि के शासन बनाम विधि द्वारा शासन, रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, क्या है इसको देखते हैं। संक्षेप में विधि के शासन का तात्पर्य राज्य के सर्वोच्च विधि निर्माता प्राधिकरण द्वारा शक्तियों के असीमित प्रयोग को नियंत्रित करने से है विधि के शासन में। जबकि विधि द्वारा मतलब रूल बाय लॉ, इसमें क्या है? यह राज्य के सर्वोच्च विधि निर्माता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो रूल बाय लॉ विधि द्वारा शासन जो है, यह राज्य के सर्वोच्च विधि निर्माता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए, साधारणतः विधि का शासन तभी बनाए रखा जा सकता है जब विधि न्याय और समानता जैसे आदर्शों द्वारा निर्देशित होती है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा या विभेद नहीं करेगा। दूसरी ओर, विधि द्वारा शासन, इसमें क्या है? विधि द्वारा शासन नैतिक के साथ साथ अनैतिक विधियों को भी शामिल कर सकता है। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन को अधिनियमित विधियों के आधार पर उचित ठहराया गया था। ठीक है, तो जो रूल बाय लॉ ये नैतिक और अनैतिक विधियां दोनों शामिल कर सकता है, पर जो आपका विधि का शासन रूल ऑफ लॉ है उसमें ऐसा नहीं होगा। तो विधि के शासन पर बल देने वाले प्रमुख सिद्धांतों की यदि बात करें, विधि के शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ पर बल देने वाले जो प्रमुख सिद्धांत, उसमें पहला है विधि स्पष्ट और सुलभ होनी चाहिए। विधियों को सरल और स्पष्ट भाषा में उपबंधित की जाने की आवश्यकता है तथा विधि के समझ समानता अर्थात न्याय तक समान पहुंच जो है विधि के समान या विधि के शासन का आधार है। विधियों के निर्माण और संशोधन में भाग लेने का अधिकार, सुदृढ़ स्वतंत्र न्यायपालिका, इसे यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि निर्मित विधियां संविधान के अनुरूप हों। देखिए, विधि का शासन और भारतीय संविधान, विधि का शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ और भारतीय संविधान की बात करें तो विधि का शासन भारतीय संविधान का एक मूलभूत स्तंभ है और भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में अंतर्निहित है।
जैसे विधि का शासन भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, संविधान की सर्वोच्चता है। अनुच्छेद 13 किसी विधि की न्यायिक समीक्षा या पुनर्विलोकन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 21 कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका। आगे बात करते हैं न्यायालय की अवमानना के संबंध में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुर्खियों में क्यों रहा है? उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी कानून अवमानना के लिए सजा देने की न्यायालय की शक्ति को छीन नहीं सकता है। अन्य संबंधित फैक्टों की बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 और 129 के बीच अंतर करते हुए, 142 और 129 के बीच अंतर करते हुए कहा कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है। इसे विधायी अधिनियम द्वारा भी ना तो कम किया जा सकता है और ना ही छीना जा सकता है। अनुच्छेद 142(2) के अनुसार के तहत स्वयं की किसी भी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति विधायी अधिनियम द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के प्रावधानों के अधीन है। हालांकि जहां तक अनुच्छेद 129 का संबंध है, ऐसा कोई प्रतिबंध यहां पर नहीं है। अब यहां पर बात करते हैं न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के संबंध में, यह क्या है और यह न्यायालय की गरिमा या यह क्या है? तो ये देखिए, यह न्यायालय की गरिमा या प्राधिकार का अनादर करने के अपराध को संदर्भित करता है। इसके संबंध संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 261 यह न्यायिक कार्रवाइयों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। न्यायिक कार्रवाइयों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। अनुच्छेद 19(2) में युक्त प्रतिबंधों की बात की गई है। अनुच्छेद 129 और 215 में कहा गया है न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को और 215 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति है। 129 में उच्चतम न्यायालय और 215 में उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 142(2) में अवमानना के लिए दंडित करने या किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति के संबंध में है। विधिक प्रावधान की बात करें तो न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971, यह अधिनियम न्यायालय की अवमानना को परिभाषित करता है क्योंकि संविधान इसे परिभाषित नहीं करता। ध्यान रखिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। इसे परिभाषित कौन करता है? न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971। न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या आदेशिका की जानबूझकर अवज्ञा को सिविल अवमानना की आज्ञा दी गई है। दांडिक अवमानना की स्थितियां, न्यायालय को कलंकित करना, न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करना या हस्तक्षेप की प्रवृत्ति दिखाना, 6 माह का कारावास या 2000 रुपये का जुर्माना तथा कथित अवमानना की समाप्ति के 1 वर्ष बाद अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अपवाद, न्यायिक कार्रवाई की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग करना, न्याय की योग्यता के संबंध में निष्पक्ष आलोचना, केवल न्यायाधीश पर गलत तरीके से अपमानजनक टिप्पणी और कार्रवाई में हस्तक्षेप की प्रवृत्ति नहीं होना। वर्ष 2006 में संशोधन, यदि ऐसा लोकहित में किया गया तो जो सत्य के रूप में प्रस्तुत है तो ये जो है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत नहीं आएगा। आगे बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि केंद्र ने उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए अनुशंसित सभी 9 नामों को मंजूरी प्रदान की है। इनमें से 3 महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं। उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217, 124(2) उच्चतम न्यायालय में और 217 जो है ये उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को शासित करते हैं। दोनों प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझता है उनकी नियुक्ति करने हेतु प्राधिकृत है। दोनों प्रावधान अर्थात 124(2) और 217 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श, मतलब यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, इनसे परामर्ष करने के पश्चात जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझता है उनकी नियुक्ति करने हेतु प्राधिकृत है। वर्ष 1981, 1993 और 1998 के 3 वाद के पश्चात, जिन्हें 3 न्यायाधीशों के वाद के रूप में जाना जाता है, 81, 93 और 98, उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली विकसित की थी। कॉलेजियम प्रणाली क्या है? देखिए, यह एक ऐसी प्रणाली है जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के 3 सदस्य, उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के मामलों में, ठीक, यदि उच्च न्यायालय में नियुक्ति का मामला है तो वहां पे उच्च न्यायालय के 3 सदस्य लेंगे तथा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों तथा स्थानांतरण संबंधित निर्णय लेते हैं।
एक बार जब उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम सिफारिशों का समर्थन कर देता है तो केंद्र सरकार को कॉलेजियम का निर्णय प्राप्त होने के 3 से 4 सप्ताह के भीतर ऐसी नियुक्तियां करनी होती हैं। सरकार कॉलेजियम की सिफारिश वापस कर सकती है, लेकिन ये सिफारिश पुनः भेजी जाती है तो सरकार इसे मानने के लिए बाध्य होती है। अब यहां पे थोड़ा सा बात करते हैं न्यायपालिका में महिलाओं के बारे में। तो वर्ष 1950 से अब तक नियुक्त कुल 247 न्यायाधीशों में से केवल 8 महिला न्यायाधीश रही हैं। 247 न्यायाधीशों में से केवल 8 महिला न्यायाधीश रही हैं। वर्ष 1980 में न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी शीर्ष न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी 7 अगस्त 2018 को पदोन्नत होने के बाद शीर्ष न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में एकमात्र सेवारत महिला न्यायाधीश हैं जो वर्तमान में भी सेवारत हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक कुल कितनी हुई हैं? 8 महिला न्यायाधीश रही हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं निचली न्यायपालिका अर्थात जिला और सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों का औसत लिंगानुपात कितना है। तो यहाँ पर पुरुष जो है 72% है और महिलाएं 28% है। वहीं पर यदि बात करें उच्चतर न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की औसत लिंगानुपात, तो यहाँ पर स्थिति और खराब है। यहाँ पर पुरुष जो हैं 88% हैं, जबकि निचली न्यायपालिका में यहाँ पे कितने थे? 72 थे, यहाँ पे 88 हैं और महिलाएं यहाँ कितनी हैं? 12% हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अन्य संबंधित फैक्टरों की। तो देखिए, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया की यदि बात करें तो अनुच्छेद 222 के तहत एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सहित इसमें है के स्थानांतरण के लिए प्रावधान किए गए। 222 में एक न्यायाधीश के स्थानांतरण के प्रस्ताव की पहल भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI द्वारा की जानी चाहिए, जिसकी राय इस संबंध में निर्धारक होती है। किसी न्यायाधीश के प्रथम या उसके बाद के स्थानांतरण के लिए उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। संविधान उन आधारों या प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं करता है जिनके द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। साथ ही न्यायाधीशों का चयन करने, नियुक्ति करने और स्थानांतरित करने की शक्ति 3 न्यायाधीशों के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से ली गई है। न्यायाधीशों के स्थानांतरण के विषय पर उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से निम्नलिखित बिंदु उभर कर आए हैं। न्यायाधीश का स्थानांतरण दंडात्मक उपाय नहीं हो सकता है। न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए जनहित पर ही स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है। प्रभावी परामर्श के बाद CGI मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट का की सहमति के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है। मतलब स्थानांतरण का आदेश देता कौन है? राष्ट्रपति देता है। ठीक है, किसकी सहमति पे? मुख्य न्यायाधीश की सहमति पे। आगे बात करते हैं जिला स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। देखिए सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में केंद्र सरकार केंद्रीय सिविल सेवा की तर्ज पर निचली न्यायपालिका के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS की स्थापना को नए सिरे से बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा क्या है? तो देखिए, यह जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा वस्तुतः न्यायपालिका में सुधार हेतु संचालित एक पहल है। इसके अंतर्गत सभी राज्यों में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति को केंद्रीकृत किया जाएगा। जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग एक केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया आयोजित करता है और कार्यपालिका को सफल उम्मीदवारों की सूची भेजता है, ठीक उसी प्रकार से AIJS अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के तहत भी निचली न्यायपालिका के न्यायाधीशों को केंद्रीय रूप से भर्ती करने और राज्यों को आवंटित करने का प्रस्ताव लाया गया है। वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए विभिन्न उच्च न्यायालय और राज्य सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की पृष्ठभूमि क्या है? तो केंद्रीय न्यायिक सेवा का विचार पहली बार 14वें वित्त आयोग 1958 की न्यायिक प्रशासन में सुधार पर रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 312(1) में संशोधन किया था। इसमें संसद को संघ एवं राज्यों या दोनों के लिए एक संयुक्त एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था, जिसमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी शामिल है। 312(1) में संवैधानिक संशोधन का उद्देश्य चयन मानक में एकरूपता सुनिश्चित करना और न्यायपालिका में योग्य और युवा प्रतिभा को आकर्षित करना है, ताकि पूरे देश में प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष ट्रायल और त्वरित न्याय उपलब्ध हो सके। वर्ष 2006 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी
स्थायी संसदीय समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के विचार का समर्थन किया था। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर न्यायपालिका का दृष्टिकोण क्या है? वर्ष 1992 में ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन पर प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा भी विचार किया गया था और इसकी सिफारिश की गई थी। इसे जस्टिस शेट्टी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था और केंद्रीय चयन तंत्र का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं वर्तमान में जिला न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया के बारे में या पद्धति के बारे में। वर्तमान भारत में संविधान के अनुच्छेद 233, 233 और 234 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 233 और 234 जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है और ये नियुक्तियां राज्य अधिकारिता अंतर्गत आती हैं। चयन प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोगों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा संचालित की जाती है, क्योंकि राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पैनल परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार करते हैं और नियुक्ति के लिए उनका चयन करते हैं। निचली न्यायपालिका के जिला न्यायाधीश स्तर तक के सभी न्यायाधीशों का चयन निचली न्यायपालिका के जिला न्यायाधीश स्तर तक के सभी न्यायाधीशों का चयन प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। PCSJ को आमतौर पर न्यायिक सेवा परीक्षा के रूप में जाना जाता है। आगे बात करते हैं अधिकरण के संबंध में। अधिकरण ट्रिब्यूनल्स के बारे में तो सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि पिछले वर्ष लोकसभा में अधिकरण सुधार सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें विधेयक 2021 पेश किया गया था। इस विधेयक के बारे में बात करें तो यह विधेयक अधिकरण सुधार सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें अध्यादेश 2021 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं में देखें तो यह विधेयक कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों को भंग करके उनके कार्यों को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों में इस निकायों को स्थानांतरित करता है। इसमें चलचित्र अधिनियम, प्रतिलिपिधि कार अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, एकस्व पेटेंट अधिनियम, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, व्यापार चिन्ह अधिनियम, माल का भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम आदि शामिल है। इस अधिनियम के अनुसार अधिकरण के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की पदावधि 4 वर्ष की होगी। यह पदावधि अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष और अन्य सदस्यों के लिए 67 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अधीन होगी। ध्यान रखिएगा, अधिकरण का अध्यक्ष जो है वो 4 वर्षों के लिए चुना जाएगा और मैक्सिमम वो 70 वर्ष तक ही, मतलब उसकी एज 70 वर्ष तक जब तक नहीं होती तब तक ही पद पर रहेगा। और जो अन्य सदस्य हैं ये भी 4 वर्ष तक ही पदावधि धारण करेंगे, टर्नओवर 4 वर्ष की, परंतु यदि 67 वर्ष की आयु पूरी जब तक नहीं करते हैं तभी तक। ज्ञातव्य है कि पूर्व में उच्चतम न्यायालय द्वारा वित्त अधिनियम 2017 की धारा 184 को निरसित कर दिया गया था। न्यायालय के अनुसार इसमें सदस्यों के लिए 4 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया था, जो कि शक्तियों के पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों के विपरीत था। यह अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा और बात करते हैं अधिकरण के ट्रिब्यूनल के बारे में। तो ये क्या होते हैं? ये अर्ध न्यायिक प्रशासनिक निकाय होते हैं, ना तो कोर्ट है और ना ही कार्यकारी निकाय होते हैं। ये संवैधानिक अधिकार है। अधिकरण ट्रिब्यूनल्स ये संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, 323A 323B में है। विशेषताएं इसकी क्या हैं? तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है और सिविल कोर्ट की इसके पास शक्तियां होती हैं। देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया अनुच्छेद 223A और अनुच्छेद 223B। 223A प्रशासनिक अधिकरण है और 223B अन्य मामलों के लिए अधिकरण है। आगे चलते हैं, मध्यस्थता विधेयक 2021 के बारे में बात करते हैं। मध्यस्थता विधेयक 2021, मीडिएशन बिल 2021 सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इस विधेयक को हाल ही में राज्यसभा में पेश किया गया, हालांकि इसे अब स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। मध्यस्थता विधेयक के बारे में बात करें तो प्रस्तुत विधेयक मध्यस्थता विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने एवं उसे सुगम बनाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक या संबंधित अन्य किसी भी विवाद का समाधान करना और मध्यस्थता समझौते को लागू करना है। यह एक प्रभावी विवाद समाधान प्रक्रिया हेतु प्रतिबद्धता प्रकट करता है, जो देश में व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार कर सकती है। वर्तमान में मध्यस्थता के वैकल्पिक विवाद समाधान ADR तंत्र के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाला कोई व्यापक कानून नहीं है, यद्यपि वो विभिन्न मौजूदा कानूनों में उल्लेखित किए गए हैं। इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं की यदि बात करें तो भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना करना, निर्वाय
निर्वार्य मुकदमा पूर्व मध्यस्थता और समझौता, ऑनलाइन मध्यस्थता को उचित मान्यता प्रदान करना, सामुदायिक मध्यस्थता का प्रावधान करता है, मध्यस्थता प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 180 दिनों की अवधि मध्यस्थता कोष की स्थापना करना। इसके अतिरिक्त देखिए, वैकल्पिक से विवाद समाधान ADR न्यायालय के बाहर विवादों का समाधान करने के किसी भी माध्यम को संदर्भित करता है। ADR में आमतौर पर प्रारंभिक तटस्थ मूल्यांकन, वार्ता, सुलह, मध्यस्थता और मध्यास्थम शामिल है। मध्यास्थम क्या होता है? मध्यास्थम एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक मध्यस्थों द्वारा विवाद में शामिल पक्षों के मध्य समझौता कराया जाता है। विवाद पर मध्यस्थों द्वारा लिए गए निर्णय जो होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। सुलह एक स्वैच्छिक, लचीली, गोपनीय और हित आधारित प्रक्रिया है। इसके उपयोग से पक्ष सुलहकर्ता के रूप में ज्ञात तटस्थ तृतीय पक्ष की सहायता से एक सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। एक बार जब वे तैयार हो जाते हैं तब विवादित पक्ष सुलहकर्ता से उन्हें एक गैर बाध्यकारी निपटान प्रस्ताव प्रदान करने के लिए कहते हैं। मध्यस्थता की बात करें तो मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ मध्यस्थ पक्षों को उनके विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक समाधान तक पहुंचने में मदद करता है। समझौता तब तक लागू करने योग्य अनुबंध में दर्ज किया जाता है। समझौता तब एक लागू करने योग्य अनुबंध में दर्ज किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से एक मध्यस्थ को किसी भी गैर बाध्यकारी समाधान निर्णय से बचना चाहिए, मतलब समाधान जो है वो बाध्यकारी होना चाहिए। अन्य संबंधित फैक्टरों की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का विजन और मिशन वक्तव्य तथा विधिक सेवा ऐप जारी किया है। नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। इसका उद्देश्य कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करना और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु लोक अदालतों का आयोजन करना है। सरकार द्वारा वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A को समाविष्ट किया गया था। यह अधिनियम राज्य को उपयुक्त विधान या योजनाओं द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु निर्देशित करता है। इसके पश्चात भारतीय संसद ने वर्ष 1987 में 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया था। लोक अदालत के बारे में बात करें तो यह वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है। यह एक ऐसा मंच है जहां विधिक न्यायालय में या मुकदमे से पूर्व स्तर पर लंबित विवादों या मामलों को परस्पर सहमति से निपटाया जाता है। लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट नालसा 1987 के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। ध्यान रखिए, लोक अदालतें सांविधिक होती, स्टैट्यूटरी बॉडी है। लासा अर्थात आपकी कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को एक निश्चित न्यायालय का एक सिविल न्यायालय का निर्णयादेश माना जाता है। यह निर्णय सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है। ध्यान रखिएगा, लोक अदालत का निर्णय सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है। इस प्रकार के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। जब लोक अदालत में मामला दायर किया जाता है तो कोई न्यायालयीय शुल्क दे नहीं होता है। हाल ही के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्दिष्ट किया है कि लोक अदालतों को गुण दोष के आधार पर किसी मामले का निर्णय देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, लोक अदालतों को गुण दोष के आधार पर किसी मामले के निर्णय देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। एक बार समझौता या समाधान विफल हो जाने पर लोक अदालत को उक्त वाद को उस न्यायालय को पुनः प्रेषित करना होगा जहां से उसका संदर्भ प्राप्त हुआ है। देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, जिसे सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन के रूप में भी जाना जाता है, को लागू कर दिया गया है। भारत ने जुलाई 2019 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हेतु अपनी मंजूरी प्रदान कर दी थी। हाल ही में आयोजित भारत सिंगापुर मध्यस्थता शिखर सम्मेलन में संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मध्यस्थता के कार्यान्वयन को प्रत्येक स्वीकृत विवाद के समाधान के लिए अनिवार्य पहला कदम बताया था। यह संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि जिसका नाम सिंगापुर के नाम पर रखा गया है। यह कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और व्यापारिक विवादों को हल करने के एक वैकल्पिक तथा प्रभावी तरीके के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देने का एक साधन है। यह मध्यस्थता पर निर्मित अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में निश्चितता और स्थिरता लाने में मदद करेगा, जिसे सतत विकास लक्ष्यों SDG मुख्य रूप से SDG 16 मतलब जो गोल नंबर 16 है, यानी शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भारत में मध्यस्थता को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, न्यायालय द्वारा संदर्भित या निर्दिष्ट मध्यस्थता। न्यायालय भारत में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत लंबित मामले या वाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित या निर्दिष्ट कर सकता है।
मध्यस्थता के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वर्ष 2005 में उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति MCPC की स्थापना की गई थी। निजी मध्यस्थता एक निश्चित शुल्क के आधार पर योग्य कर्मचारी मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में कौन शामिल है। तो इसमें महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार, भिक्षावृत्ति में संलग्न या मानव तस्करी के पीड़ित, सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा आदि के पीड़ित, दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में लिए गए व्यक्ति, 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाला व्यक्ति यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए वरिष्ठ नागरिकों की पात्रता इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर करती है कि उनको इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं निःशुल्क कानूनी सेवाओं के तहत। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भारत में न्यायिक संरचना के बारे में। भारत में न्यायिक संरचना, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो देखिए सुर्खियों में क्यों रहा है, तो सुर्खियों में रहने का कारण क्या है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण अर्थात नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया NJIAI के गठन का प्रस्ताव दिया है। यह जो भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण है, इसके बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य देश में अधीनस्थ न्यायालयों के बजट और अवसंरचना विकास को भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन लाना है। प्रस्तावित निकाय की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसे नालसा अर्थात राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण मॉडल पर स्थापित किया जाएगा। यह जहां एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में काम करेगा। इसमें प्रत्येक राज्य का अपना राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण होगा। यह तो केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, इसमें प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण होगा। नालसा समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। जैसे हम लोग पहले ही बात करते हैं, नालसा एक राष्ट्रव्यापी निकाय है। राज्य और जिला स्तर पर भी इसके जैसे निकाय कार्यरत हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक या पैटर्न इन चीफ होंगे। नालसा कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक और अवसंरचना प्राधिकरण जो है ये भारत के उच्चतम न्यायालय के अधीन रखा जाएगा। तो ये फैक्ट, ये डिफरेंस याद रखिएगा कि नालसा कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन आता है, जबकि जिसकी बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की, ये उच्चतम न्यायालय के अधीन रखा जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के सदस्यों में उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीश तथा केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी शामिल होंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं न्यायिक अवसंरचना में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा जो उठाए गए कदम हैं, उन कदमों की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सक्षम बनाने के लिए ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना, ग्राम न्यायालय ऑनलाइन पोर्टल का आरंभ, डेटा तैयारी का आकलन करने के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। इसका उद्देश्य सभी राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय घरों के निर्माण में राज्य सरकार की सहायता करना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना को वर्ष 2021 से 2026 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। 2021 से वर्ष 2026 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता में न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन के एक भाग के रूप में ग्राम न्यायालय योजना के कार्यान्वयन के लिए भी निधि शामिल है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली की त्वरित और आसान पहुंच के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए हैं। प्रणालीगत विलंब और लंबित मामलों को कम करते हुए न्यायालय तक पहुंच बढ़ाने के लिए NMJDLR को वर्ष 2011 में स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं न्यायालयीय मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की ई समिति ने न्यायिक कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए आदर्श नियमों का मसौदा ड्राफ्ट मॉडल रूल्स जारी किया है। मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करें तो स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत का उच्चतम न्यायालय वाद 2018 में उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक कार्रवाई के सीधे प्रसारण या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। न्यायालय के अनुसार लाइव स्ट्रीमिंग की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय प्राप्त करने के अधिकार का हिस्सा है और न्यायालयीय कार्रवाई का प्रकाशन अनुच्छेद 129 का एक पहलू है, जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय 129 के तहत क्या है, उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय
गुजरात उच्च न्यायालय जैसे कुछ अन्य उच्च न्यायालयों ने या में पहले ही ऐसे न्यायालयीय कार्रवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत की जा चुकी है। मसौदा नियमों के जो मुख्य प्रावधान हैं उनकी बात करें तो वैवाहिक विवादों, यौन अपराधों, यौन हिंसा आदि से संबंधित मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। न्यायालयीय कार्रवाइयों को 10 मिनट के विलंब के साथ प्रसारित किया जाएगा। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और न्यायालय के अवमानना के तहत लाइव स्ट्रीमिंग का अनधिकृत उपयोग दंडनीय होगा। देखिए, न्यायपालिका को अधिक कुशल और सुगम बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर रहा है। शूपेश इसका पूरा नाम क्या है? न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिए उच्चतम न्यायालय का पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। शूपेश एक ऐसा उपकरण है जो प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्रित करता है तथा उन्हें एक न्यायाधीश को उपलब्ध कराता है। सुवाश यह उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए महत्वपूर्ण अनुवाद उपकरण है। न्यायालयों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सक्षम बनाकर भारतीय न्यायपालिका के रूपांतरण के दृष्टिकोण से ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना की संकल्पना की गई थी। ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर प्रणाली। यह अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रणाली है। इस प्रणाली के शुभारंभ होने से विचाराधीन कैदियों को जेल से रिहा होने के लिए अब कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले उनकी रिहाई हेतु आवश्यक जमानत आदेशों को प्रमाणित हार्ड प्रतियों को जेल तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता था। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत न्यायालय की शक्तियों के बारे में। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दीवानी प्रकृति का अपराध प्रतीत होने पर न्यायालय SC/ST अधिनियम में कार्रवाई को निरस्त कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसकी शक्तियों तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत किसी उच्च न्यायालय की शक्तियों को SC/ST अधिनियम के तहत कार्रवाई को निरस्त करने के लिए लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 142 किसी भी मामले को पूर्ण न्याय हेतु आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। धारा 482 उच्च न्यायालयों को यह शक्ति देता है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित स्थितियों को भी सूचीबद्ध किया जहां मामलों की सुनवाई को रद्द करने की शक्तियां लागू की जा सकती हैं। जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अपराध प्रकृति में प्राथमिक रूप से निजी या दीवानी है, पीड़ित की जात के आधार पर कारित नहीं किया गया है, जहां कानूनी कार्रवाई को जारी रखना विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन नहीं किया जाएगा या उसे कम नहीं किया जाएगा, भले ही विचाराधीन अपराध को दंडित न किया गया हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के बारे में बात करें तो अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराध करने पर रोक लगाता था। ऐसे अपराधों की जांच एवं पीड़ितों को तीव्र न्याय प्रदान करने हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है। इस अधिनियम के कठोर प्रावधानों को कमजोर करने वाले उच्चतम न्यायालय के विवादास्पद निर्णय को रद्द करने के लिए वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय अपील न्यायालय NCA के बारे में। तो भारत के महान्यायवादी ने उच्चतम न्यायालय पर कार्यभार कम करने के लिए राष्ट्रीय अपील न्यायालय नेशनल कोर्ट ऑफ अपील NCA की स्थापना पर बल दिया है। यह विचार संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर के अवसर पर प्रस्तुत किया गया था। यह विचार 4 क्षेत्रीय NCA 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय अपील न्यायालय प्रत्येक 15 न्यायाधीश की स्थापना करने के 11 वर्ष पुराने प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। इस विचार को स्वयं उच्चतम न्यायालय ने भी वर्ष 1986 में और विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था। प्रस्तावित राष्ट्रीय अपील न्यायालय के बारे में बात करें तो NCA राज्य के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के बीच मध्यवर्ती अपीली न्यायालयों के रूप में कार्य करेंगे। इसमें प्रत्येक में 15 न्यायाधीश होंगे। ये दीवानी, फौजदारी और श्रम और राजस्व मामलों में अपने क्षेत्र के उच्च न्यायालयों तथा अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध की जाने वाली अपीलों से निपटने में न्याय के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। ध्यातव्य कि इन अपीली न्यायालयों के निर्णय अंतिम रूप से मान्य होंगे। ठीक है, अंतिम रूप से मान्य होंगे ये। हालांकि NCA की स्थापना के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता हो सकती है राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना के लिए। राष्ट्रीय मुकदमा नीति नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी NLP के बारे में बात करें तो सरकार एक राष्ट्रीय मुकदमा नीति का निर्माण कर रही है। हाल ही में सरकार ने सूचित किया कि मुकदमेबाजी को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने हेतु एक NLP नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी विचाराधीन है। इससे
इससे पहले वर्ष 2010 में तत्कालीन कानून मंत्री द्वारा इस उद्देश्य से एक एनएलपी प्रस्तुत की गई थी कि सरकार को निरर्थक मुकदमेबाजी में शामिल नहीं होना चाहिए, विशेषकर जहां सरकार के विरुद्ध कोई ऊंचा या बड़ा दावा नहीं किया गया है। इस नीति को लागू नहीं किया गया था। महत्व क्या है? इस नीति का उद्देश्य सरकार को एक कुशल और उत्तरदायी वादी में परिवर्तित करना है। सर्वविदित है कि राज्यों और केंद्र में सरकारें जिला अदालतों से लेकर उच्च न्यायालय तक में कुल 3.14 करोड़ मामलों में से 46% मामलों के में वादी के रूप में शामिल है। यह नीति न्यायालय में किसी मामले के लंबित रहने की औसत अवधि को 15 वर्ष से घटाकर के 3 वर्ष करने में सक्षम बना करके न्यायालय के बहुमूल्य समय की बचत करेगी। अब आगे बात करते हैं मुकदमेबाजी को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की। तो देखिए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएससी के विवादों के समाधान हेतु प्रशासनिक तंत्र की स्थापना तथा यहाँ से देखिए कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम LIMBS, भारत संघ की मुकदमेबाजी की निगरानी के उद्देश्य एक वेब प्लेटफॉर्म, विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट AMRD, अंतर मंत्रालय विभागीय विवादों के समाधान के लिए, संस्था पूर्व मध्यस्थता और निपटान प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट PIMS तंत्र के लिए वाणिज्य न्यायालय अधिनियम 2015 को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था तथा इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विवादों के समाधान हेतु प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की गई है। आगे बात करते हैं टेलीलॉ। टेलीलॉ क्या है? हाल ही में विधि और न्याय मंत्री ने सिटीजन टेलीलॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। टेलीलॉ न्याय विभाग की एक पहल, ध्यान रखिएगा, टेलीलॉ जो है ये न्याय विभाग की पहल है, न कि सुप्रीम कोर्ट की। इसे डिजिटल इंडिया योजना के तहत विकसित किया गया। यह पहल देश में प्री लिटिगेशन तंत्र को मजबूत करेगी। इस सेवा का ऐप संस्करण इसकी पहुंच एवं विस्तार को तीव्र करने में मदद करेगा। साथ ही यह नागरिक केंद्रित न्याय वितरण तंत्र की दिशा में सुधार करेगा। टेलीलॉ शिकायत के शीघ्र निवारण के लिए लाभार्थी को कानूनी सहायता या परामर्श प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त ऐसे परामर्श प्राप्त करने के लिए एक पैनल में वकीलों के साथ जुड़ने की सुविधा भी प्रदान करता है। वैवाहिक बलात्कार की बात करते हैं तो देखिए, केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि वैवाहिक बलात्कार तलाक के लिए एक वैध आधार है। हालांकि भारत में वैवाहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान नहीं है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 375 अपवाद के अनुसार किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की न हो तो बलात्संग नहीं है। इस प्रकार यह धारा ऐसे कृत्यों को अभियोजन से प्रतिरक्षित करती है। भारत उन 36 देशों में है जहां वैवाहिक बलात्कार विधिक अपराध नहीं है। महिलाओं के लिए उपलब्ध विधिक प्रावधान की बात करें तो धारा 498A महिलाओं के साथ उनके पति या उनके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा किए गए क्रूरतापूर्ण व्यवहार से संबंधित है। भारतीय कानून के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बलपूर्वक लैंगिक संबंध बनाने के कृत्य को दंडनीय मानता है। हालांकि कानूनी रूप से एक मजिस्ट्रेट को अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करने वाले किसी व्यक्ति के कृत्य को अपराध घोषित करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं है और न ही उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर वैवाहिक बलात्कार के संबंध में कोई विधिक ये अभी यहाँ पे विधिक अपराध नहीं है। दया मृत्यु मर्सी किलिंग की बात करें तो आंध्र प्रदेश की एक अदालत ने 9 वर्ष के एक बालक हेतु मर्सी किलिंग दया मृत्यु की याचिका दायर की गई है। आंध्र प्रदेश की अदालत में इच्छा मृत्यु यूथेनेशिया अर्थात मर्सी किलिंग दया मृत्यु एक ऐसे व्यक्ति को पीड़ा रहित मृत्यु देने के कार्य को संदर्भित करती है जो या तो बहुत वृद्ध हो या अधिक बीमार हो, ताकि उसके दर्द और पीड़ा का निवारण किया जा सके। यह 2 प्रकार की होती है, अर्थात निष्क्रिय पैसिव और सक्रिय। तो इसको यदि देखें निष्क्रिय और सक्रिय, भारत में इच्छा मृत्यु संबंधित घटनाक्रम की बात करें तो वर्ष 1994 में ज्ञान और कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में यह माना गया था कि सहायता प्राप्त आत्महत्या और इच्छा मृत्यु दोनों गैर कानूनी थे। पीठ ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसने P रथिनम बनाम भारत संघवाद के निर्णय को निष्प्रभावी कर दिया था। इस वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 309 आत्महत्या का प्रयास को असंवैधानिक करार दिया गया था। देखिए, हालांकि बाद में अरुणा शानबाग बनाम भारत संघवाद 2011 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि असाधारण परिस्थितियों के मामले में और शीर्ष न्यायालय की सख्त निगरानी में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। निष्क्रिय मतलब पैसिव इच्छा मृत्यु को। कॉमन कॉज बनाम भारत संघवाद 2018 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जीवन और गरिमा के मूल अधिकार में उपचार को अस्वीकृत करने एवं सम्मान के साथ जीवन त्याग करने का अधिकार भी शामिल है, क्योंकि सार्थक अस्तित्व के मूल अधिकार में एक व्यक्ति को
कि बिना पीड़ा के मृत्यु का विकल्प भी शामिल है। सक्रिय आक्रामक इच्छा मृत्यु में क्या होता है, सक्रिय तरीकों से रोगी को मृत्यु देना, उदाहरण के लिए रोगी को किसी दवा की प्राणघातक खुराक का इंजेक्शन लगाना। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।